श्रीमात्रे नमः मित्रों। ज्योतिष के नाम पर अनेकों भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है। कोई लाल किताब ज्योतिष कहता है, कोई जैमिनी ज्योतिष कहता है, कोई पराशरी ज्योतिष कहता है और अनेकों प्रकार की विद्याएं हम देख रहे हैं आजकल आ गई हैं। लेकिन जो विश्व जननी है, जो सभी प्रकार के ज्योतिषियों की जननी है, वो एक ही विद्या है जिसे हम वैदिक ज्योतिष के नाम से जानते हैं। वैदिक ज्योतिष को ही पराशरी ज्योतिष कहा जाता है। आज हम इस पराशरी ज्योतिष के बारे में ही बात करेंगे, जिसके जनक महर्षि पराशर ऋषि हैं। इनकी विद्याओं के बारे में बात करेंगे, जो गुरु शिष्य परंपरा में हमको प्राप्त हुई है। यह जो ज्ञान है, ये एक गुरु से शिष्य को, उसके गुरु से उसके शिष्य को और उसके गुरु से उसके शिष्य को प्राप्त होता है। वही ज्ञान मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी आपको डिग्रियां चाहिए। कोई व्यक्ति अगर घर में बैठा है, वह भी इसे प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति को हिंदी आती है, वह भी इसे प्राप्त कर सकता है। और जो व्यक्ति सामान्य अंक ज्योतिष जानता है, वो भी इस ज्ञान को घर बैठे प्राप्त कर सकता है। देखिए, वैसे तो ये एक बहुत बड़ी साधना है, लेकिन यह साधना आज आपके लिए बहुत आसान करने वाला हूँ। आप सोचते होंगे कि जब ज्योतिषी जी आपकी कुंडली देखते हैं और एकदम से आपके बारे में वो सारी चीजें बता देते हैं जो आपके मन में चल रही है, जो आपके घर में चल रही है, जो आपके परिवार में चल रही है, वो चीजें आप स्वयं भी अपने घर बैठे सीख सकते हैं। जी हाँ, यह ज्ञान आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको मुझे सिर्फ 15 दिन देने पड़ेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर वह पूरा ज्ञान आपके पास होगा, जो ज्ञान आज मेरे पास है, और जिस ज्ञान के द्वारा मैं आपकी कुंडलियां देखता हूँ। जी हाँ, इस ज्योतिष में हम आपको तंत्र ज्योतिष भी सिखाएंगे, जिस ज्योतिष के द्वारा हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और अनेकों प्रकार के तांत्रिक उपाय बताते हैं। ये बहुत बड़े बड़े ज्योतिष में देखता हूँ, गणित अच्छा आता है, कुंडली देखनी अच्छी आती है, लेकिन जब बात आती है उपायों की, उपाय में वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। आज हम आप कुंडली को देखकर, कुंडली की समस्या जानकर ऐसे उपाय बताने वाले हैं, जो उपाय सिर्फ एक बार करने मात्र से ही कई हजार गुना फल प्रदान करते हैं। और जिन उपायों में बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़े बड़े तप, बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने पड़ते। आइए जानते हैं ज्योतिष क्या होता है। मित्रों, अब तक हम समझ चुके हैं घर और राशि। देखिए, ये रेक्टेंगुलर इस प्रकार का चार्ट होता है और कभी भी चार्ट को क्रॉस से नहीं बनाना। जो भी मेरा शिष्य बनना चाहता है और जो इस कोर्स को ज्वाइन करेगा, वो कभी भी इस चार्ट को ऐसे क्रॉस करके नहीं बनाएगा। यहां पर सबसे पहले आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और ये स्वास्तिक के चिन्हों से इन चारों कोनों को मिलाना है। इसके बाद ये रेखाएं बनानी है। चलिए, अब बात करते हैं हम कि हमें कौन से लग्न की कुंडली बनानी है, अर्थात जब सबसे पहले कौन से लगन ले। यहां पर हम सिंह लगन ले लेते हैं। तो सिंह लगन के लिए 5 लिखेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4, अर्थात सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। फिर यहां पर स्टार्ट हो जाएगा 1 से, जैसे समय होता है ना, समय स्टार्ट होता है 1 से 12 तक, इस तरह से राशियां हैं। और फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो ये क्या है, हमारी राशियां। घर वही रहेंगे, मैं रोमन नंबर्स में घर ही लिख देता हूं। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये 5वां घर है, ये 6ठा घर है, ये 7वां घर है, ये 8वां घर है, ये 9th 10वां घर, ये 11वां घर और ये 12वां घर। इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब हर एक ग्रह अपना एक अलग विशेष महत्व रखता है। अलग अलग घर का एक अलग महत्व है। जैसे पहला घर व्यक्ति के शरीर का होता है, आत्मा का होता है, उसकी पर्सनैलिटी का होता है, अर्थात उसके चरित्र का होता है। दूसरे घर की बात करें हम, धन, और ये उसकी, उस व्यक्ति की बोन मैरो का भी होता है, वो बाद में हम कभी समझाएंगे। दूसरा घर धन, परिवार,
दो तरह के परिवार होते हैं। एक वो परिवार जो परिवार व्यक्ति के साथ रहता है, और एक घर वो होता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। अर्थात यहाँ पर जिस परिवार की बात करी गई है, ये कुटुंबी जन परिवार है, जिसमें चाचा, ताऊ इत्यादि सभी लोग आते हैं। पेरेटल जो होते हैं, अर्थात पापा की तरफ से जो परिवार हमें प्राप्त होता है उसे कुटुंब बोलते हैं, धन कुटुंब। इसके बाद व्यक्ति की ये राइट आई, इसका भी यही घर होता है। वाणी का भी यही घर होता है। अभी आप कभी कभी देखेंगे कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्कश बोलता है, बहुत गंदी वाणी बोलता है, तो समझ लीजिए उसका दूसरा घर कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। तो हमने इसमें अभी सिर्फ 4 चीजें लिखी है कि यहाँ पर धन, परिवार, राइट आई और वाणी, ये दूसरा घर जो है इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा घर हमारे जितने भी मित्र होते हैं उसके लिए, हमारे ईएनटी जितनी भी समस्या होती है, आईज, नोज, थ्रोट, ये तीनों चीजों के लिए। इसके अलावा हमारा पराक्रम, अर्थात जो मेहनत हम करते हैं उसके लिए भी तीसरा घर होता है, पराक्रम के लिए भी तीसरा घर होता है। पराक्रम के साथ साथ यह घर हमारे पड़ोसियों का भी होता है। अभी आप देखना, यदि यहाँ पर राहु ग्रह आकर बैठ गए और राहु ग्रह यदि किसी प्रकार से पीड़ित हैं, तो समझ लेना व्यक्ति के घर के पास कहीं पर बड़ा कूड़े का ढेर है या वहां से गंदी स्मेल आती है। धीरे धीरे हम समझाएंगे आपको कि कैसे भविष्यवाणी करनी है, कैसे कौन सा ग्रह क्या इफेक्ट करता है, कैसे किस ग्रह को कहाँ पर बिठाना है, कितने डिग्री पर ग्रह क्या प्रभाव डालता है। बहुत सारी चीजें आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। 15 दिन का कोर्स है, एक दिन में तो ये सब कुछ हम नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद आता है चतुर्थ। यह घर बहुत जरूरी है। यह घर हमारा मकान, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो परिवार, हमारा हृदय, जो भी व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, जिन व्यक्तियों को कभी कभी दमे की समस्या हो जाती है, जिनका हार्ट फेल हो जाता है, उसके लिए ये चौथा घर ही देखा जाता है। हृदय हो गया। इसके बाद दो तरह का धन होता है। एक धन होता है हमारा लिक्विड कैश, जो कैश हम जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं वो। और एक हमारी एसेट होती है जो फिक्स्ड हो जाती है, फिक्स्ड एसेट्स। तो ये घर जो हमारा है ये फिक्स्ड एसेट का भी है। फिक्स्ड एसेट के लिए जो है हम चतुर्थ घर देखते हैं। इसके अलावा ये घर माता का भी होता है। किसका होता है? माता का। एक चीज हम आपको बताना भूल गए, जो तीसरा घर है, यह तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहन का भी होता है। एल्डर ब्रदर और सिस्टर का। एल्डर ब्रदर सिस्टर के लिए भी तीसरा घर देखा जाता है। और चौथा घर जो है हमारी माता के लिए भी देखा जाता है। अब बात करते हैं पांचवें घर की। पांचवा घर हमारा फीलिंग्स का। जितने भी व्यक्ति फीलिंग्स की बात करते हैं उसके लिए पांचवा घर। उसके बाद उसकी कितने प्रेम संबंध है, लव के लिए आज तक आपने सुना होगा लव के लिए सातवां घर देखा जाता है। आज मैं आपको इस अपने चैनल के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से और इस वीडियो से बताना चाहता हूं कि जो लव के लिए, जो प्रेम के लिए जो घर देखा जाता है वो पांचवा घर ही देखा जाता है। विवाह अलग होता है, सातवां घर है विवाह का। विवाह अलग होता है लेकिन प्रेम अलग होता है। प्रेम हमारी इंद्रियों से होता है, अर्थात जो हमारी इंद्री है, जो हमारी कामेंद्री है, जो हमारी फीलिंग्स है, उसका जो भाव है वो पांचवा भाव ही कहलाता है। इसके अलावा लव के अलावा यह घर जो माना जाता है, यह हमारी मंत्र दीक्षा के लिए भी होता है। यह हमारे जीवन में हम पूर्व जन्म से क्या लेकर आए हैं उसके लिए भी यही घर होता है। आपने सुना होगा, आप ज्योतिषी आपको देखकर बताया आप तो पूर्व जन्म में ये थे, आप तो पूर्व जन्म में राजा थे। तो इसका मतलब है पंचम भाव में कहीं ना कहीं सूर्य उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए वो आपको कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि आप जो है पूर्व जन्म में राजा थे। बहुत सारी और चीजें हैं जो हम धीरे धीरे जब आपको कुंडलियां सिखाएंगे तो इसके बारे में अब तो वो आपको हम बताएंगे कि पांचवा घर और किस चीज के लिए होता है।
वैसे पांचवा घर जो है वो एजुकेशन के लिए भी होता है। आपने सुना होगा विद्या के लिए पांचवा घर होता है, लेकिन पांचवा घर जो होता है वो हायर एजुकेशन के लिए होता है। चौथा घर 12th तक की एजुकेशन के लिए होता है। तीसरा घर 8th तक की एजुकेशन के लिए होता है। और जो दूसरा घर है वो 5th तक की एजुकेशन के लिए होता है। यहां से जन्म लिया व्यक्ति ने, थोड़ा बड़ा हुआ, आप देखते हैं जब व्यक्ति का जन्म हुआ तो क्या था, वो जीरो था बिल्कुल, और बड़े कष्ट में उसका जन्म हुआ है, तो इसका मतलब समझिए उसका दूसरा घर जो है वो बिगड़ा हुआ है। फिर आपने देखा थोड़ा बड़ा हुआ वो व्यक्ति, तो उसने थोड़ी सी मेहनत करी और उसके पिताजी ने उसकी मेहनत करी, वो थोड़ा बढ़ता चला गया। तो इसका मतलब समझिए उसका दूसरा घर तो बिगड़ा हुआ था, लेकिन तीसरा घर उसका ठीक हो गया और चौथा घर ठीक हो गया। इस वजह से वह व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेकर भी यहाँ तक आते आते एजुकेशन प्राप्त करते करते उस व्यक्ति ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। जो लोग आप देखते हैं कि गरीब परिवार में जन्म लेते हैं और वो बहुत बड़े बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं उन्होंने, उनका दूसरा घर तो बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब उनका जो ये पांचवा घर है वो उच्च का हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं छठे घर की। छठा घर मामा के लिए, शत्रु के लिए, ऋण के लिए माना जाता है। यह घर मामा के लिए, शत्रु के लिए, ऋण के लिए अर्थात लोन के लिए, और यह घर अभी हमने आपको बताया था कि चौथा घर जो है वो ईएनटी की समस्या के लिए। पांचवा घर जो है यहाँ पर जो आप देखते हो, किसी व्यक्ति को अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी के लिए छठा घर देखा जाता है। सातवां घर जो है वो हमारे यौन अंगों के लिए भी देखा जाता है। यौन अंगों के लिए, पेट से नीचे का जो समझ है, नाभि से जो नीचे का पार्ट है उस अंग के लिए भी छठा घर देखा जाता है। आप देखना कि यदि कोई व्यक्ति, छठे घर किसी का बिगड़ा हुआ होगा तो उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा लोन होगा। ये घर बिगड़ा हुआ होगा, यहाँ पर यदि राहु आकर बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे उस व्यक्ति के ऊपर टोने टोट के बहुत सारे होते हैं, उसके ऊपर शत्रु अनेकों प्रकार के टोटके करते हैं। अब हम बात करते हैं सातवें घर की। यह घर बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति का विवाह हो जाता है। यह घर विवाह के लिए, यह घर पार्टनरशिप के लिए, यही घर व्यापार के लिए, यही घर रात्रि के लिए, यही घर यौन सुख के लिए, यही घर, अब आप देखेंगे कि विवाह तो अलग है और प्रेम अलग है। यदि कोई पांचवें घर का स्वामी, पांचवें घर का स्वामी यदि यहाँ पर में आकर बैठ जाए तो आप समझ लेना उस व्यक्ति का जो है प्रेम विवाह निश्चित रूप से होकर रहेगा। यह घर यौन सुख का होता है। ये सातवां घर जो है ये यौन सुख के लिए होता है। यौन सुख का मतलब है विवाह के बाद जो अपनी पत्नी से, जो अपने पति से सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख जो है हमें सातवें घर से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं आठवें घर की। आठवां घर जो है वो आयु का होता है। अभी तक आपने सुना होगा कि मृत्यु के लिए आठवां घर देखते हैं, लेकिन आपको तो मैं ऑपोजिट बता रहा हूं। ये तो क्या है, ये आयु के लिए। जी हाँ, ये आयु का घर देखा जाता है क्योंकि आयु का 12वां भाव सप्तम है, तो इसलिए जो मारक ग्रह माने जाते हैं वो दूसरा और सातवां माना जाता है। आपके यहाँ के माध्यम से मैं बता रहा हूं, मारक ग्रह दो हैं। एक दूसरा घर मारक माना जाता है और एक सातवां घर मारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि आयु का हनन कौन करता है? यहां से 12वें से 12वां कौन, 8वें से 12वां कौन है? सातवां घर। इसलिए ये आयु का नाश करता है। और क्योंकि हमारे शरीर का नाश कौन कर रहा है? दूसरा घर। दूसरा घर हमारे शरीर का नाश करता है और सातवां घर हमारी जो है वो आयु का नाश करता है। इसलिए सातवें और दूसरे घर को हम मारक ग्रह मानते हैं। आठवां घर आयु के लिए, आठवां घर जो है इंट्यूशन के लिए, आठवां घर ही गड़े धन के लिए, आठवां घर जो है गड़े धन के लिए, और आठवां घर ही हमें, आप देखते हैं कुछ लोगों को, आप देखते हैं कि उन्हें, उनका ऑपरेशन होता है और उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों की भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं उनके आठवें घर में मंगल या सूर्य ग्रह, आठवें घर में मंगल या सूर्य की दृष्टि, इस प्रकार से यदि कोई गर्म ग्रह आकर यहाँ पर बैठ जाए आठवें घर में, तो आप समझ जाइएगा
कि उसका घर, उसका 8वां घर पीड़ित है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नवम घर की। नवम घर जो है वो भाग्य माना जाता है। नवम घर ही पिता का घर होता है। आपने अब से पहले सुना होगा कि दशम दशम 10th हाउस जो है वो पिता का होता है। नहीं, 10th हाउस आपके माता के पत्नी का हो सकता है, 10th हाउस आपके पिता का नहीं हो सकता। पिता से, क्योंकि पंचम ये आप हैं, आपका पुत्र ये है, और पुत्र के पुत्र ये हैं। यहां से अगर आप 5th करेंगे तो आपके पिता से, पिता का पुत्र कौन हुआ? अगर आप 9 से 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो आप आएंगे। इसीलिए यहां से 5 गिनने पर आप आते हैं, तो आप किसके पुत्र हैं? इस पिता के। अगर यहां से गिनेंगे तो चतुर्थ आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर, अगर यहाँ पर माता, माता से दशम हो जाएगा और चतुर्थ से चतुर्थ हो जाएगा, तो घर का घर, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बैठता। इसीलिए जो नवम घर होता है वो पिता का माना जाता है। यही घर गुरु का भी होता है। जिसके भी जीवन में आप देखोगे कि बहुत बड़े गुरु आए हैं, तो यही घर गुरु का भी होता है। यही घर घुटनों का भी होता है। यह घर धार्मिक यात्राओं का भी होता है। और यही घर जो है, आप देखेंगे यदि यहाँ पर चंद्रमा आकर बैठ जाए तो वो व्यक्ति धार्मिक यात्राएं अधिक करता है। यदि आपको दिखता है कि उसके बहुत सारे गुरु हैं और उसे अनेकों प्रकार के मंत्रों की दीक्षा प्राप्त हुई है, तो ये है। यदि आप देखते हो कि कोई व्यक्ति बिना कुछ मेहनत करे ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है, तो समझिए उसका ये घर एक्टिव है। तो इसलिए नवम घर जो है वो भाग्य का, गुरु का और सुख का भी माना जाता है। यह घर सुख का भी होता है। किसी भी प्रकार का सुख हो, किसी भी प्रकार का आनंद हो, वो नवम घर से प्राप्त होता है। इसके बाद आ जाइए 10वें घर में। 10वां घर कर्म का होता है। 10वां घर राज्य का होता है। 10वां घर पराक्रम का होता है। यह घर जो है और आपकी माता के पति का भी यही घर होता है। कर्म, राज्य, पराक्रम। और जो राजा की कुंडली देखी जाती है वो भी इसी घर से देखी जाती है। कर्म, राज्य, पराक्रम। आप देखते हैं कोई व्यक्ति घर में खाली पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, इसका उसका 10th हाउस बिगड़ा हुआ है। यही घर जंघा का भी होता है। जंघा, घुटने, यह घर जंघा का भी होता है। अगर किसी को जंघाओं से संबंधित समस्या हो जाए तो यह घर जंघा और घुटने का भी होता है। इसके बाद आते हैं हम 11वें 11th हाउस में। ये लाभ का घर होता है। एक ही बात मानेंगे हम, ये लाभ का घर। और यदि हमारा कोई बड़ा एल्डर, बड़ा भाई या कोई बहन भगिनी है, तो उसके लिए भी हम 11वां घर देखते हैं। लाभ, बड़ा भाई, बड़ी बहन, बड़ा बहन, इसके लिए जो है वो 11वां घर देखा जाता है। यह शरीर के गुल्फ, गुल्फ जो ये आप देखते हैं, काफ जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, काफ का भी यही स्थान है शरीर में। और इसके बाद आता है 12वां घर। 12वें घर में जाने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि व्यक्ति की यहाँ तक आते आते जो आयु है वो लगभग लगभग 90% तक हो जाती है। यहाँ से व्यक्ति अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो उसके पूरा दिन, पूरी जिंदगी, पूरा महीना, वो सब यही कुछ उसकी जिंदगी में चलता रहता है। इसके बाद 12वां घर क्या है? व्यय का, हानि का, दंड का, शैया का। शैया मतलब जहां पे वो बेड पे जाके सो जाता है, उस शैया का भी यही घर है। जीवन में होने वाले खर्चों का, जीवन में होने वाली जो है हानियों का, जीवन में जो हमें दंड प्राप्त होता है, जो हम जेल में अब हम चले जाते हैं उसका, और शैया सुख का, शैया सुख का भी वही घर है। अब आप सोचेंगे कि यौन सुख और शैया सुख में क्या अंतर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पार्टनर से रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन बना, बाहर जब रिलेशन बनाते हैं तब तो उनके रिलेशन अच्छे बनते हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर के बेड पर जाते हैं वहां पर रिलेशन खराब हो जाते हैं, नहीं बना पाते। तो इसका मतलब यह है उनका 12th हाउस जो है कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। घर का वास्तु भी इसी घर से देखा जाता है।
यही घर जो है वो विदेश यात्रा का भी होता है। विदेश यात्रा का भी यही घर होता है। तो मित्रों, आज हमने आपको 12 के 12 घरों के बारे में और 12 घर में 12 घर का अपना अपना क्या फल होता है, ये सभी चीजों के बारे में बताया है। आने वाली कुछ वीडियोस में हम इन घर में कौन से ग्रह का क्या फल होता है, किस ग्रह का क्या लाभ होता है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक की वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने लग्न चार्ट बनाना सीख लिया, हमने राशियां समझ ली, हमने घर समझ लिया और घरों का फल समझ लिया। आने वाली वीडियोस के अंदर हम जानेंगे कि कौन से घर में किस ग्रह का क्या फल होगा। आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कौन से घर में क्या फल होगा। अभी तक हमने लग्न बनाने समझ लिया, राशियां समझ ली, घर समझ लिए। ग्रहों के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि ग्रहों को समझना ही पूरी कुंडली को समझना है। अब तक हम ये 3 चीजें सीख चुके हैं। अब हमें आने वाले टाइम में ये, अब जो व्यक्ति इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो व्यक्ति इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो व्यक्ति इस कोर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें 3 चीजें सबसे पहले समझनी है। वो 12 राशि याद करके आएंगी। 12 राशि कौन सी होती है? 9 ग्रह याद करके आएंगे। 9 ग्रह कौन से होते हैं? और इसके अलावा 12 घर, 12 घर याद करके आएंगे। और 12 घर का फल क्या है वो याद करके आएंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं 12 राशि, 9 ग्रह, 12 घर और 12 घरों का फल। ये चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम 12 घर के अंदर जो ग्रह होगा उसका क्या फल होगा ये हम समझने वाले हैं। अपने क्वेश्चंस आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो चीज आपको समझ नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जिस जगह पर, जिस पार्ट में वीडियो के आपको कुछ ऐसा लगता है, आपके डाउट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आने वाली वीडियो में हम वो सुधार करेंगे और वो चीजें आप Q&A में, क्वेश्चन आंसर एक हम सेशन रखेंगे, उसमें आपको हम बता देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि यही हमारे हौसले को बढ़ाता है। जो ज्ञान हमारे पास है वो ज्ञान आप तक पहुंचाता है। श्री मात्रे नमः।